नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव का पत्र वायरल हुआ है और जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से यह पत्र लिखा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीबीआई की धीमी जांच की रफ्तार पर उनकी ओर से आपत्ति जताई गई है और जहां राज्य की बेटी की न्याय दिलाने की मांग उनकी ओर से करी गई है। तो आपको बताते चलें कि उनकी ओर से पत्र लिखकर मांग की गई है। जहां आपको बताते चले कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के द्वारा लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग की है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि सांसद ने सीबीआई की जांच की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताते हुए मामले में तेजी लाने की अपील की और उन्होंने यह भी लिखा है उसमें कि राज्य की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह मामला लंबे समय से चर्चाओं में है और अब एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सुर्खियों में आ गया है, जहां यह पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की ओर से पत्र लिखकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच को तेज करने की अपील के साथ साथ नाराजगी को व्यक्त किया गया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पत्र का जो फोटो है वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं यह वही पत्र है जिसमें डिंपल यादव की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसमें अपील की गई। तो वहीं धामी सरकार पर उनकी ओर से नाराजगी भी व्यक्त की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि सीबीआई की ओर से धीमी जांच की जा रही है और जिसके चलते अंकिता भंडारी को न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से इस पत्र में लिखी गई और जहां सीबीआई की धीमी जांच रफ्तार की उनकी ओर से बात कहते हुए नाराजगी को व्यक्त किया गया है। तो वहीं राज्य की बेटी की न्याय दिलाने की मांग राज्य की बेटी को न्याय दिलाने की मांग उनकी ओर से की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत पार्टी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल की शानदार जीत दर्ज की गई है। आपको जानकारी दे दें कि जीत के बाद उन्होंने इसे जनता का आशीर्वाद बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है और आगे भी उनका रहेगा। तो वहीं समर्थकों के बीच उत्साह में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि वे पहले भी उनके समर्थन में रहे हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी देते चले कि नारायण लाल ने यह भी कहा है कि टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पार्टी नगर पंचायत की जनता को दिया। तो वहीं कहा कि अब उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास और समस्याओं का समाधान करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने रुड़की में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। आपको जानकारी दे दें कि उनका कहना है कि यदि भाजपा गठबंधन के तहत आरपीआई को 3 से 4 सीटें देती है तो पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, अन्यथा 10 से 12 सीटों पर अपने दम पर ही उम्मीदवारों को उतारेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश के विकास की नई ऊंचाइयां लगातार अग्रसर है। तो वहीं नई ऊंचाइयों को लगातार देश छू रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसंपर्क को बढ़ाने का भी आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष सिंचवापाल सिंह ने भी संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों को तेज करने की बात कही।
खबर विकासनगर से है, जहां सेलाकुई में स्थित सगंध का पौधा केंद्र में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप की शुरुआत की गई है। जहां आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में दालचीनी के प्रसार, टिकाऊ खेती और फसल कटाई के बाद की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे, तो वहीं सेमिनार में श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित देश भर से आए दालचीनी के किसान और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। जहां इस अवसर पर कृषि मंत्री की ओर से कहा गया कि दालचीनी केवल मसाला नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा भी है और जिसकी मांग देश और विदेशों में दोनों में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बंजर भूमि पर दालचीनी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार का लक्ष्य है कि करीब 91,000 किसानों को इस योजना से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ श्री राकेश यादव जी का। तो आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में गणेश जोशी की ओर से खासतौर पर शिरकत की गई और जहां उनकी ओर से यह भी बताया गया है कि किस तरीके से उत्तराखंड में और भी किसानों को बढ़ावा दिया जा सकता है, किसानों को किस तरीके से और भी जो प्रेरित खेती है उसके लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो साथ ही साथ दालचीनी को लेकर खासतौर पर उनकी ओर से जोर दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि दालचीनी न केवल देश बल्कि विदेशों में भी बेहद ही उपयोगी इस समय है और जहां दालचीनी की उपज के लिए उत्तराखंड में और भी ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं उनकी ओर से यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 91,000 किसानों को दालचीनी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एरोमेटिक फ्लावर पॉट देकर उनका स्वागत करें। इसके जो औषधीय गुण हैं, जहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की है और मैंने अभी अपने सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमारे जो बंजर खेत हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो रही क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके लिए स्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। इस अवसर पर इससे जुड़े हुए लोगों ने कुछ समस्याएं बताई, निश्चित ही हम 3 महीने के अंदर समाधान भी करेंगे और आने वाले समय में दालचीनी के क्षेत्र में उत्पादन करने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश एक अग्नि प्रदेश होगा, क्योंकि जो चिंतन यहाँ पर करेंगे इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका जो क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रहा है और देश के अंदर इन संस्थाओं से जुड़े हुए विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही उनका लाभ हमको मिलेगा और हमारे किसान उसको अपने खेती में उपयोग करके उसके अनुभव को साझा करेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर डायवर्जन प्लान को तैयार किया गया है। पुलिस के अनुसार किसी भी श्रद्धालु को निजी वाहन लेकर सीधे कैची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी, तो वहीं 2 पहिया वाहनों को भी भवाली पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा और यहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैची धाम पहुंचाया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं, जहां से लगातार शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जानकारी देते चले कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जून की सुबह से 16 जून की रात तक भारी माल वाहकों वाहनों के संचालक पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो हालांकि आपको जानकारी दे दें कि दूध, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ तो वहीं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित शर्तों के तहत ही आवागमन की अनुमति रहेगी। मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए नैनीताल पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में CAPF, SSB तो वहीं ATS, BTS साथ ही साथ SDRF की टीमें भी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा 8 अपर पुलिस अधीक्षक, 12 क्षेत्राधिकारी तो वहीं 3 IPS अधिकारियों को भी मेले पर निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक प्लान का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करने की अपील की। कि जो भी पर्यटक कहीं से भी आ रहे हैं तो वो कैंचीधाम मंदिर तक डायरेक्ट अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग पार्किंग स्पॉट्स हमने चिन्हित किया है। मेन पार्किंग है हमारा भीमताल पार्किंग, जो यहाँ हल्द्वानी काठगोदाम से होते हुए जाने लोगों को उनको भीमताल पार्किंग पर हमें गाड़ी स्टॉप करना पड़ेगा, पार्किंग करने का पड़ेगा। और मंदिर तक जाने का रास्ता केवल शटल से है। शटल सेवा संचालन हो चुका है, संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पर्याप्त मात्रा में शटल सेवाएं हैं। शटल सेवाएं आपको बता रहा हूं मैं, अलग अलग जगहों से चलेगी। जो रोड और ट्रेन और बसों से आने वाले यात्रीगण को हल्द्वानी बस अड्डा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मिनी बस और बस के माध्यम से शटल सेवाएं हैं जो सीधे आपको कैंचीधाम मंदिर तक ड्रॉप करेंगे और बाबा जी का दर्शन होगा। इसी प्रकार अपनी साधन से आने वाले लोगों को गाड़ी जो है भीमताल तक अलाउड है। भीमताल पार्किंग में, विकास भवन पार्किंग में गाड़ियाँ स्टॉप होगी, पार्किंग होगी, वहाँ से शटल सेवाएं अलाउड है। इसी प्रकार रामनगर और नैनीताल से आने वाले लोगों को नैनीताल का मेट्रोपोल पार्किंग और DSA फ्लैट्स पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे। तल्लीताल बस अड्डा, तल्लीताल बस स्टैंड के बगल में हमारा स्पेशल हमारा शटल और कैब सेवाएँ, शटल कैब सेवाएँ अवेलेबल है। यही हमारा यातायात योजना है, मुख्य बिंदु है। उसके अलावा ये चारों दिन माल वाहन संपूर्ण प्रकार से ऊपर को बैन रहेगा और उनके लिए वैकल्पिक मार्ग है। टनकपुर होते हुए बागेश्वर पिथौरागढ़ जा सकते हैं। इसी प्रकार रामनगर होते हुए वो अल्मोड़ा जा सकते हैं। इस मार्ग पे नैनीताल होते हुए समस्त प्रकार का माल वाहन, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सबका माल वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हार्वर्डपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिंदू समाज की एकजुटता, गो संरक्षण और सामाजिक सेवा को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने घोषणा की है कि अब हर गांव और शहर की कॉलोनियों में हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और जहां मंगलवार और शनिवार को पाठ होगा तो वहीं इन केंद्रों के जरिए अनाज संग्रह पर कर जरूरतमंदों की मदद भी की जाएगी। तो वहीं मुफ्त स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ तोगड़िया ने जनसंख्या संतुलन पर भी चिंता जताई और जहां विजयदशमी पर देश भर में वीर हिंदू विजयदशमी के तहत शस्त्र पूजन का भी आह्वान उनकी ओर से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। यह कार्यकर्ता के सम्मेलन में हर गांव में हनुमान चालीसा मंगल शनिवार शाम और शहर की कॉलोनी में बनाने की योजना बनाकर सबसे संकल्प करवाया। साथ में जहां हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा वह घरों में थैली बांटकर हर परिवार से एक मुट्ठी अनाज करके गरीबों को अन्न देना। आगे जाकर हम ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेंगे। ऐसी हनुमान चालीसा बढ़ाने का अभियान आज से हमने शुरू किया है। 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है आपने। हमने तो कहा 2 बच्चे हिंदू कटे, 2 बच्चे हिंदू कटे, 3 बच्चे हिंदू बचे। हिंदू को बचना है तो 3 बच्चे, कटना है तो 2 बच्चे। कट गया हिंदू कश्मीर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। अब 2 बच्चों तक सीमित रहोगे तो आपके 2 बच्चे बचने वाले नहीं है। यह प्रवीण तोगड़िया का सीधा संदेश है। शस्त्र पूजन की बात करी है आपने अभी। हम अगले विजयादशमी में करोड़ों हिंदुओं के द्वारा घरों में शस्त्र पूजन
और लाखों मंदिरों में शस्त्र पूजन करके दुर्गा भवानी का, महिषासुर मर्दिनी का शौर्य और आशीर्वाद हिंदुओं को मिले, ऐसा अभियान की अभी से तैयारी शुरू कर दी। उनका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और जहां हरिद्वार ऋषिकेश समेत यात्रा मार्ग के कई प्रमुख स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग भी की जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचाव को सुनिश्चित करना है। जानकारी यह भी देते चले कि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुदीता टमटा के अनुसार पूरी टीम लगातार सक्रिय है, तो वहीं विभिन्न माध्यमों से आने वाले यात्रियों की जांच नियमित रूप से की जा रही है और इससे बीमार या फिर अस्वस्थ यात्रियों की समय पर ही पहचान कर उचित इलाज भी उपलब्ध कराया जा सकेगा और साथ ही साथ यात्रा को सुरक्षित बनाया भी जा रहा है। ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया, होने वाला है। तो उसमें जो है, जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है और उसमें से 22,500 जो कोमॉर्बिड, जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे वो 22,500 करीब ये थे और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए एम्बुलेंस से हम लोगों ने अन्य जगह पहुँचाए। हेली से जो हमारे लिफ्ट हुए हैं यात्री लोग जो थोड़ा सीरियस टाइप के थे वो 86, तो ये हमारा आंकड़ा है। और चारधाम आपको पता है कि इस बार यात्री लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है और ज़्यादातर जो डेथ है वो आप देख रहे होंगे कोमॉर्बिड में और जिनकी एज जो है 55 से ज़्यादा है, 60, 65, 70, इन लोगों की ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें यही है, हमारा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो हमारी SOP है, जो हम लोगों ने एडवाइजरी करी है जाहिर, उसका पालन करना चाहिए ताकि मृत्यु दर कम हो सके। अब ये है कि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो चारधाम यात्रा लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन में पूरा कर लें चारों धाम, तो उससे क्या होता है कि एक्लेमेटाइज नहीं होते हो। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून समेत जिलों में आज भी बारिश के साथ तूफान की संभावना को जताया गया है। आपको बताते चलें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं, तो वहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया और जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खबर हरिद्वार से है, जहां चेक बाउंस मामले में दोषी चमन दास को कोर्ट ने 6 माह के कारावास और 9.50 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी बहाना बनाकर अपना मोबाइल कोर्ट में ही छोड़कर फरार हो गया, तो वहीं काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर कोर्ट कर्मियों ने तलाशी की और जहां उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका है, तो वहीं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कोर्ट में एक तहरीर के आधार पर सिटकुल थाने में नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने आरोपी को चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कोर्ट से फरार होने के मामले में भी अलग से कार्रवाई जारी है। उसमें जो भी फैसला आएगा, फैसला आने के बाद ही सुनवाई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज और हाई परफॉर्मेंस वाले शूटिंग कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया है और वे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे और जहां स्टेट सर्जरी के बाद उनके हालात बेहद ही स्थिर थे, लेकिन अचानक उन्होंने अंतिम सांस ली। जहां आपको बताते चले कि जसपाल राणा ने 2012 से कोचिंग में कदम रखा था और देश को कई बेहतरीन पिस्टल शूटर भी दिए हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को तराशना था और जिसमें कि पेरिस में भी ओलंपिक 2024 में इतिहास उनके ओर से रचा गया था। वर्तमान वे भारत के 25 मीटर पिस्टल टीम के कोच थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण अनमोला के
राजपुर क्षेत्र में 2 भवनों की छतों से पानी घरों के अंदर जाने लगा है और जिससे कि स्थानीय परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानकारी देते चले कि अल्मोड़ा में सूचना मिलने पर रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा की टीम ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत कार्य को शुरू कर दिया। तो वहीं टीम ने प्रभावित भवनों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ छतों की त्रिपाल डालकर उन पर पानी के रिसाव को रोकने की भी व्यवस्था की गई है। इससे घरों के अंदर पानी जाने की समस्या से तत्काल राहत मिली। तो वहीं रेड क्रॉस के पदाधिकारी और स्वयंसेवक बिना देर किए मौके पर पहुंचे और जहां त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। तो आपको बताते चले कि अल्मोड़ा में जिस तरीके से आगामी दिनों में देखते हुए आपको बताते चले कि बारिशों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से व्यवस्थाएं की गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।